हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बायोलॉजी क्लास 12 की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर 5 का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम ये ट्राई करेंगे कि फरवरी के एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, या उससे पहले, उससे जितना पहले करा सकते हैं वो कराएंगे, लेकिन फरवरी के एंड इज द लास्ट आई कैन से डेट। ठीक है, तो हमारा 5th चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम जो पीछे पढ़ के आए हैं उसका और ज्यादा अंदर डीपली उसको स्टडी करके क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 का ये आपका पार्ट 1 है, लेक्चर 1। ठीक है, स्टार्ट करें। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स एट द टाइम ऑफ द मेंडल। अब ये बोल रहा है कि पिछले पे तो आप जेनेटिक बेसिस पढ़ के ही आए हो। तो मेंडल के टाइम पे क्या था? द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स उसने किसको बोला था? आपको पता है फैक्टर्स उसने किसको बोला था? फैक्टर्स बोला था उसने जीन्स को उसने क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था। रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। तो ये चीज, इसका नेचर क्लियर नहीं हो पाया था। ओवर द नेक्स्ट 100 years the nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid, ये आपको काफी बार क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है। बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। और ये भी हमने एक लाइन पढ़ी थी कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, पीछे पढ़ी थी एक लेक्चर में, हमने ये लाइन पढ़ी थी कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एटलीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में यही होता है, लेकिन ये हमने कहां पढ़ी थी? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने आई थिंक ये चीज पढ़ी थी जहां पे वॉल्टर सटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट द न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपने किस में पढ़ा होगा? बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा होगा। ये आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में स्टडी किया होगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, ध्यान रखना, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन द लिविंग सिस्टम्स। ये 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो लिविंग सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं। डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये बात हम काफी बार पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है कि डीएनए क्या होता है? एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में। आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। आरएनए भी कुछ वायरसेस में क्या करता है? एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर, और ज्यादातर जो इसका फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? मैसेंजर का इसका फंक्शन ज्यादातर होता है। ओके, आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल। आरएनए के कुछ एडिशनल रोल्स हैं, वो रोल्स क्या हैं? इट फंक्शंस एज एडाप्टर। अब आरएनए किस किस तरीके से काम करता है? पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि सिर्फ मैसेंजर का या जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा? तो मैसेंजर का भी काम करेगा एंड हैज एडिशनल रोल, जेनेटिक मटेरियल का भी काम करेगा। और एडिशनल रोल्स में कौन कौन से हैं? ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। फंक्शंस एज एडाप्टर, एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम कर सकता है, स्ट्रक्चरल की तरह भी काम कर सकता है, और कुछ केसेस में कैटालाइटिक मॉलिक्यूल की तरह भी ये काम करता है। In class 11th, you have already learned the structures of nucleotides and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymers. तो ये चीज आपने देखी क्लास 11th में, जब आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स में, आपने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, और उनके मोनोमर्स पढ़े होंगे। मोनोमर यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट जो होती है, आपने वो पढ़ी होगी। ठीक है, टू फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और इस चैप्टर में हम डीएनए का स्ट्रक्चर, उसके रेप्लिकेशन, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डीएनए का स्ट्रक्चर, उसके रेप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, और इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द मेकिंग ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, the genetic code that determines the sequence of amino acids and proteins, the process of protein synthesis। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? ट्रांसलेशन है एक टर्म जो कि होती है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, को ट्रांसलेशन कहा जाता है।
end of complete nucleotide sequence of the human genome during last decade has set in a new era of genomics. ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है एक, उसके बारे में हम टोटल पढ़ेंगे और हर एक सीक्वेंसिंग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड की। फिलहाल हर एक सीक्वेंस पढ़नी बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इवन वो आपके पीजीज में भी नहीं है, उसके लिए आपको अलग से फॉरेंसिक कोर्स करना होता है। लेकिन आपको कुछ कुछ जो उसके पार्ट्स हैं वो आपको अलग अलग ऑल्टरनेट, आपको अलग अलग स्टेजेस पर आपको मिलेंगे हायर स्टडीज में। इन लास्ट सेक्शन, लास्ट में हम क्या करेंगे, द एसेंशियल ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, इसका एसेंशियलिटी क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें इसकी, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी डिस्कस इस चैप्टर में किए जाएंगे। Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecules in the living system, that is the DNA. DNA एक सबसे ज्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है लिविंग सिस्टम का, इस बात का ध्यान रखना। ये यहां से क्वेश्चन उठ करके आ सकता है कि कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है लिविंग सिस्टम में, तो दैट इज DNA. In subsequent sections, we will understand that why it is most abundant genetic material. तो हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि क्यों ये सबसे ज्यादा abundant genetic material है, and what its relationship with RNA, और उसकी क्या RNA के साथ में रिलेशनशिप है, वो RNA से कैसे जुड़ा हुआ है, हम ये भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम DNA पढ़ते हैं कि DNA क्या है। The DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. The length of the DNA is usually defined as the number of nucleotides or a pair of nucleotide referred to as a base pair present in it. So DNA is the long polymer of the deoxyribonucleotide. जो deoxyribonucleotide है उसका long polymer है DNA, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लेंथ ऑफ द DNA जो होता है वो डिफाइंड होती है एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसके अंदर, वो भी डेफिनाइट होते हैं। This also is the characteristic of an organism. For example, a bacteriophage known as 5174. तो ये जो इस नाम का जो बैक्टीरियोफेज है, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा होता है एक, जिसके अंदर 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। फिर ई कोलाई होता है, ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स होते हैं। और हेप्लॉइड, ध्यान रखना हेप्लॉइड का है ये, हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। तो डिप्लॉइड में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर। अब इस पॉलीमर का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जितने भी आपको डाटा है, जितने भी आपको डाटा के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल के फॉर्म में डाटा दिया हुआ है कि बैक्टीरियोफेज 5174 का 5386, ये रीडिंग्स आपको ध्यान रखनी है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा का 48,502, ई कोलाई का कितना होता है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6। और हेप्लॉइड ह्यूमन सेल का, ह्यूमन डीएनए का बेस पेयर्स कितने होते हैं 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9। इतने बेस पेयर्स होते हैं और ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। Let us recapitulate the chemical structure of the polynucleotide chain, that is DNA और RNA। भाई जहां पे भी आपको polynucleotide chain के बारे में बोल दिया जाए, या तो वो DNA है या वो RNA है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमारी बॉडी में यही दो केमिकल स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, चेन से बने हुए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने हुए। A nucleotide has 3 components। अब न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एक नाइट्रोजनस बेस, या पीछे भी पढ़ के आ चुके हो, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोस शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। स्टार मार्क कर लीजिए, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है, बायोमोलिक्यूल्स में भी इसको पढ़ के आ चुके हैं। यहां पे जो पेंटोस शुगर है, वो राइबोज होती है आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए में। वहां पे आपने इनके स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे, केमिकल स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे। अब
देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ये भी आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कैसे होते हैं? प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। अब इनको याद कैसे करें? प्यूरीन्स होते हैं एजी। एजी एजी किसको बोला जाता है? ज्यादातर हस्बैंड को एजी बोला जाता है। अब एजी हस्बैंड को बोला जाता है तो उसकी पावर कम होती है ना, तो उसके पास में दो ही पावर है, ए और जी, बस। क्योंकि वो और कम पावर है, प्यूरीन्स में कम वर्ड्स हैं, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। पायरिमिडीन की अगर मैं बात करूं, ये प्यूरीन है, पायरिमिडीन की अगर मैं बात करूं तो CTU, इसमें क्या है? CTU। पायरिमिडीन बड़ा है तो उसके पास में क्या है? CTU, उसके पास में 3 पावर्स हैं, CTU। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ DNA एंड RNA। साइटोसिन दोनों के लिए कॉमन है। साइटोसिन, पहली बात तो प्यूरीन्स दोनों के लिए कॉमन होते हैं, फिर साइटोसिन दोनों के लिए कॉमन होते हैं, और थाइमीन प्रेजेंट होता है सिर्फ DNA में, यूरेसिल प्रेजेंट होता है RNA में। PYQ क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। A nitrogenous base is linked to the OH of first 1C पेंटोज शुगर। 1C का मतलब क्या है? पहले कार्बन पर जो पेंटोज शुगर होगा उसमें N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सच एज एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन और डीऑक्सी ग्वानोसिन। तो जैसे भी, जिस भी तरीके से पेंटोज शुगर बनेगा, न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे, ठीक है, उनमें, उन लिंकेजेस में न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, उनमें जो लिंकेज प्रेजेंट होती है वो होती है N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी? N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5th कार्बन, यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप ऐड हो गया है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एल्कोहलिक ग्रुप ऐड हो गया है 5th कार्बन पर ऑफ द न्यूक्लियोसाइड, तो उसको आप क्या कहोगे? फोस्फोएस्टर लिंकेज। फोस्फोएस्टर लिंकेज। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स नाम से चैप्टर था, वहां पे आपने एल्कोहल उसमें हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में आपने एस्टर को आई थिंक स्टडी करा होगा, कैसे एस्टर से वो बनाते थे। वहां पे जो एस्टर बॉन्ड होता है ना, जो एस्टर बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड से हम एल्कोहल भी बना लेते थे। तो ये OH वाला, और जहां पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता था OH ग्रुप, उससे हम एस्टर भी बना लेते थे। तो ये OH वाले ग्रुप को भगा करके यहां पे एस्टर बॉन्ड लगा देगा, इसलिए इसका नाम है फोस्फोएस्टर लिंकेज, जो इसको क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, एस्टर में T आ रहा है तो यहां पे टाइड, ग्लाइकोसिडिक में S आ रहा था तो साइड। समझ में आ रहा है? इज फॉर्म्ड, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू। अब यहां पे, जहां पे 2 कार्बन पर, 3' कार्बन पर और 5' कार्बन पर, जो जहां पे 2 कार्बन आपस में अटैच हो रहे हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो रहे हैं, वो होता है फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब देखो, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 2 न्यूक्लियोसाइड के बीच में, 2 न्यूक्लियोसाइड के बीच में जो प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उसको? फोस्फोएस्टर लिंकेज। फोस्फोएस्टर लिंकेज। अब और ये क्या बनाएगा मिलकर के? एक न्यूक्लियोटाइड। अब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में होती है फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज, और वो बनाता है डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएगा? डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएगा।
मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड, और इसी मैनर में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जॉइन किए जाएंगे, दो दो न्यूक्लियोटाइड करके, और एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। अ पॉलीमर thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5' end of the sugar। तो अब इसमें क्या कह रहा है, पॉलीमर के पास में एक फ्री एंड होता है जो फॉस्फेट मोइटी का होता है 5' एंड पर, शुगर के 5' एंड पर, ठीक है। शुगर कहां है, ये शुगर है, इसके 5' एंड पर ये फॉस्फेट है, इसी की वो बात कर रहा है। तो वो फॉस्फेट मोइटी होती है which is referred to as 5' end of the polynucleotide chain। फॉस्फेट कहां लगेगा, तो फॉस्फेट आपका लगेगा 5' कार्बन पर, 5' एंड ऑफ द शुगर पर। सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर शुगर कहां लगेगा, 3' पर, 3' कार्बन पर, फ्री OH जहां पे होगा, which is referred to as 3' end of the polynucleotide chain, the backbone। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार PYQ में आ चुका है ये क्वेश्चन, ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो भी अभी तक पढ़ाया गया वो सब इंपॉर्टेंट है, जब से चैप्टर स्टार्ट करा है, फर्स्ट 2 स्लाइड्स को छोड़ के। तो ये क्या कहता है, ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना, वो एक्चुअल में बैकबोन होते हैं, जो कि यहां पे भी लिखा हुआ नाइट्रोजनस बेसिस लिंक टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन होते हैं। समझ में आया। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप। आरएनए में, हर एक आरएनए में, हर न्यूक्लियोटाइड के पास में एक एडिशनल OH ग्रुप होता है 2' पोजीशन पर राइबोज में, इसलिए उसको राइबोज शुगर कह देते हैं। वहां पे अगर आकर के OH लग जाएगा तो उसको क्या कह देंगे, आरएनए में क्या है, इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड, क्योंकि उसमें क्या है 2' एंड पर सिर्फ राइबोज है। लेकिन एट द प्लेस ऑफ थायमीन, थायमीन किस में होता है, थायमीन एक्चुअली होता है 5-मिथाइल यूरेसिल, यूरेसिल की जगह 5-मिथाइल यूरेसिल, जो कि प्रेजेंट होता है डीएनए में। डीएनए में थायमीन प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है, सॉरी। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिच मेस्चर। डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस किसने बताया सबसे पहले कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, फ्रेडरिच मेस्चर ने बताया 1869 में। अब बताओ वॉल्टर सटन की जो एक्सपेरिमेंटेशन डिस्कवरी थी वो कब हुई थी, 1900 में, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। याद आ रहा है, पिछले उसमें पढ़ा था। ही नेम्ड इट न्यूक्लिन, तो उसने पहले उसको डीएनए ना बोल के न्यूक्लिन बोल दिया। ध्यान रखना, डीएनए ना बोल के न्यूक्लिन बोल दिया फ्रेडरिच मेस्चर ने। PYQ में ये क्वेश्चन आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। जैसे मेंडल ने जीन्स को फैक्टर्स बोला था। However, due to the technical limitations in isolating such a long polymer intact, उस टाइम पे इतना ज्यादा टेक्निकल चीजें अवेलेबल नहीं थी, टेक्निकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो टेक्निकल लिमिटेशन थी, जिस वजह से उसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल था। द इल्यूसिडेशन ऑफ इट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक इल्यूसिडेशन जो था वो एक इल्यूसिव ही रहा, मतलब एक तरीके से बंद रहा, नहीं पहचान पाया कोई भी। लेकिन इट वॉज ओनली 1953 में एक डिस्कवरी होती है जिसमें जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, मार्क कर लीजिए, दोनों में कंफ्यूजन तो जाना, बेस्ड ऑन एक्सरे। ध्यान रखना, एक ने तो डीएनए बता दिया, लेकिन दो को बाद में 1953 में दो आदमी लगे जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस करा, मॉरिस विल्किंस का और रोजालिंड फ्रैंकलिन का। और उसके बाद में उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल निकाला डीएनए का। डबल हेलिक्स मॉडल को उन्होंने प्रपोज करा बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन डाटा। डाटा किसने दिया था, मॉरिस विल्किंस ने और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। डिस्कवरी किसने की, जेम्स वॉटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। तो हमेशा ध्यान रखना
के डबल हेलिक्स मॉडल जो बोला जाता है वो हमेशा ऑफ फ्रांसिस क्रिक बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, फ्रांसिस क्रिक का ही बोला जाता है, ठीक है। One of the hallmarks of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chains. However, this proposition was also based on the observation of the Erwin Chargaff. Erwin Chargaff ने भी same observation करी, उसी पर ही ये बेस्ड थी। इसने डबल हेलिकल को, उसकी पेयरिंग को, पेयरिंग ऑफ डबल हेलिक्स कि उसके अंदर कैसी पेयरिंग होती है वो इरविन शार्गफ रूल से हम डिटरमाइन करते हैं। दैट फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियोज आर बिटवीन, इसने बताया, इरविन शार्गफ ने बताया कि ए जो है, ए यानी कि एडिनोसिन जो है वो थाइमिन से होगा और ग्वानोसिन जो है वो साइटोसिन से जाकर के चिपकेगा। कांस्टेंट एंड इक्वल, हमेशा ऐसे ही होगा, ए से टी, जी से सी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एटीजीसी, राइट, एटीजीसी यानी कि ए से टी और जी से सी, एटीजीसी, ठीक है। द बेस पेयरिंग confers a very unique property to the polynucleotide chains. They are said to be complementary to each other. अब उसको उसने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल, कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है जब भी वो दोनों हेलिक्स बना रहे हैं, और वो कंप्लीटली बना रहा है डबल हेलिकल मॉडल। And therefore, if the sequence of the bases in one strand is known, then the sequence in other strand can be predicted. यानी कि अगर एक का, अब क्या है, इस चीज से हमें क्या पता लगा कि हमारे पास में एक स्ट्रैंड है, इसमें ए, जी, ए, टी, सी ऐसे है, तो हम इसका दूसरा स्ट्रैंड पता लगा सकते हैं इस रूल से। कैसे? ए के सामने क्या होगा हमेशा, टी, ए के सामने क्या होगा, टी, जी के सामने क्या होगा, सी, ए के सामने टी, टी किसके सामने था, सी के, सॉरी ए के, सॉरी 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 ए के, और सी किसके सामने था, जी के। तो वो यही कह रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो एक हमें पता हो तो दूसरा हम ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये करेक्ट होता है। Also, if each strand from a DNA, let us call it a parental DNA, acts as a template, और उनमें से एक, हर एक स्ट्रैंड, जब एक वो खुलता है डीएनए तो उसका हर एक दो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो हर एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल की तरह काम करेगा और दूसरा उससे जाकर के दूसरा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, और वो आपस में अटैच हो जाएंगे, सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड। द टू डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए thus produced, और फिर दो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल सकते हैं हमें, वुड बी आइडेंटिकल, तो वो सेम होंगे पेरेंटल मॉलिक्यूल के, पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के। कैसे? ये वाला डीएनए था, इसके साथ में ये था, ठीक है, इन दोनों बेस पेयरिंग हुई, ये दोनों अब अलग हो गए, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, तो एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, ये एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। एक सेकेंड रुकिए सर, जिंदगी रंगीन कर दीजिए, रुक जा, अभी तेरी जिंदगी रंगीन करता हूं। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये कौन से हो गए, डॉटर। तो एक पेरेंटल, इसको क्या बोला सर, इसको भी रंगीन कर दीजिए, रुक जा, अभी रंगीन कर देता हूं, तेरी जिंदगी में रंग ही रंग भर देता हूं। ये वाला क्या था, पेरेंटल, और ये क्या है, दो डॉटर। तो वो वही चीज बोल रहा है, कहता है एक पेरेंटल था जिससे दो डॉटर डीएनए मिले, और सरप्राइजिंगली दोनों सेम होंगे, ये इसके सेम होगा और ये इसके सेम होगा हमेशा। Thus produced would be identical to the parental DNA molecule. Because of this, genetic implications of the structure of DNA became very clear. ठीक है, अब साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलोज। It is made of two polynucleotide chains where the backbone is constituted by sugar phosphate and the base is
प्रोजेक्ट इनसाइड। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहा है, वही जो हमने अभी तक बना दिया। एक ये चीज बस हमने गलत बनाई थी, इसको रफ कर देते हैं फिर। भाई ये अंदर की साइड होती है, पता लगना चाहिए कि सर ने गलती करी थी, है ना। तो ये अंदर की साइड होती है। अच्छा, दे तो रखा है फिगर, देखो ए हमेशा टी से अटैच है, जी हमेशा सी से अटैच है, और कोई कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में हमेशा ए और जी ही मिलेंगे और दूसरी लाइन में हमेशा टी और सी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वो क्या कह रहा है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और बेसिस, जो बेस पेयर्स है, ये बेस पेयर्स है ना, ये तो दोनों चेन के, एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये इनसाइड, अंदर की साइड प्रोजेक्टेड होते हैं बेस पेयर्स। सेकेंड पॉइंट, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, यानी कि एक 5 से 3 पे जा रही होगी तो एक 3 से 5 पे जा रही होगी। देखते हैं, देखो ये 3 से स्टार्ट है बट यहां पे 5 से स्टार्ट है, ये 3 से 5 की तरफ जा रही है और ये 5 से 3 की तरफ जा रही है। सर दोनों एक ही तरफ जा रही है? नहीं, हमेशा जो पोलैरिटी होती है वो 5 to 3 उठती है, या कोई किसी भी एक रेस्पेक्ट में मान लो, अभी के लिए समझने के लिए आप किसी भी एक रेस्पेक्ट में मान लो, या तो आप 5 to 3 मान लो या 3 to 5। तो 5 to 3 इधर जा रही है, 5 to 3 इधर जा रही है, ये 5 to 3 इधर जा रही है, तो दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शंस हो गई, ये वाली और ये वाली। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ओके, अब कहता है थर्ड पॉइंट, द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स forming base pairs. Adenine forms 2 hydrogen bonds with the thymine from opposite strand and vice versa. Similarly, the guanosine is bonded with the cytosine with 3 hydrogen bonds. As a result, always the purine comes opposite to the pyrimidine. This generates approximately uniform distance between the 2 strands of the DNA helix. अब ये क्या कह रहा है, हमेशा जो प्यूरिन्स होंगे, ये वाले प्यूरिन्स है, हमेशा जो प्यूरिन्स होंगे उनके अपोजिट हमेशा क्या आ रहे होंगे, पायरिमिडीन ही आ रहा होगा। ठीक है, अब ए अगर टी से बॉन्डिंग कर रहा है तो उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, एक और एक 2, लेकिन अगर जी सी के बीच में हो रहा है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। बाद वाले में ATGC याद करा था ना, ATGC, बाद वाले में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पहले वाले में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ में आया? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। ये आप अपना बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ के आए होंगे कि राइट हैंडेड फैशन में होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। पिच की बात कर रहा है। अब ये आप पहले भी वैसे पढ़ के आए हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और आए भी हैं तो PYQ भी है, उसको मत भूल जाना। देखो जैसे इस तरीके में है, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड है मान के चलो। अब क्या है कि इसकी जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर है, राइट। जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर है, यानी कि जो एक हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर है। ठीक है, तो उससे ध्यान रखना पिच कितनी है, 3.4 नैनोमीटर, राइट हैंडेड फैशन में है। और कह रहा है एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। हर एक टर्न में 10 बेस, ये रहा ना यार, हर एक उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। कहता है consequently the distance between the base pairs is in a helix is approximately 0.34 नैनोमीटर। ओ सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे। एक्चुअल में जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये है 0.34 नैनोमीटर, और एक टर्न में 10 बीपी होते हैं, 10 बीपी होते हैं। एक टर्न में 10 बीपी होंगे तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी 10 बीपी की, यानी कि पूरे एक टर्न की वो कितनी आएगी, 3.4 नैनोमीटर।
यानी कि 0.34 नैनोमीटर पिच है और 3.4 नैनोमीटर एक टर्न की क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, एक बेस पेयर, एक बेस पेयर के बीच में, एक टर्न के बीच में, एक बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का गैप है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। आपको पता ही है डबल हेलिकल मॉडल में ही हो रहा है ना, दोनों हेलिक्स ही हैं। तो वही बताना चाह रहा है, दिस इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स द स्टेबिलिटी। और यही जैसे स्टैक करता है वो एक दूसरे के ऊपर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से उन्हें एक और तगड़ी वाली स्टेबिलिटी मिल जाती है, जिससे वो सबसे ज्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बन जाता है जो जीन्स को अब कैरी कर सकता है। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ये आप 11th क्लास में करके आ चुके हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। Can you find out why the distance between the two phosphonucleic acid chains in the DNA remains almost constant? क्यों होता है ऐसा? नहीं पता? The proposition of the DNA helix structure of 4-DNA and its simplicity in explaining the genetic implications became revolutionary. अब आप ये देखिए कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसकी सिंप्लिसिटी को एक्सप्लेन करने में एक रिवॉल्यूशनरी चीज थी, उसको एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी चीज बन गई वेरी सून। तो उसके बाद में फ्रांसिस क्रिक आए जिन्होंने सेंट्रल डोगमा मॉडल दिया। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोगमा मॉडल फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ये एक ओनली ऐसा चैप्टर है जिसमें मेजरली साइंटिस्ट के नाम इसी चैप्टर से आते हैं, मेजरली, और किसी चैप्टर से इतना ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं आते। यहां पे हर एक साइंटिस्ट का नाम जरूरी है, ठीक है। अब इसने क्या बताया, इसने बताया कि जो इंफॉर्मेशन है डीएनए की वो ऐसे फ्लो होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, देन आरएनए से प्रोटीन बनता है। अभी मैंने आपको बताया था डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पढ़ के आए हो, ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। किसी वायरसेस में रिवर्स भी हो सकता है, पर जनरल तो यही है, ठीक है, जनरल यही होता है। डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे, डीएनए से एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनेगा तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। इसको हमेशा ध्यान रखना, कभी मत भूल जाना। अब आता है पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स एक्चुअल में पैक कैसे होता है। Taken the distance between the two consecutive base pairs as 0.34 nanometer, if the length of the DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pairs with the distance between two consecutive base pairs, that is the 6.6 into 10 to the power 9 bp base pairs into 0.34 into 10 to the power minus 9 मीटर पर बेस पेयर, ठीक है। इतने बेस पेयर्स होते हैं और इतनी लेंथ होती है, ठीक है। 0.34 नैनोमीटर की एक लेंथ होती है एक बेस पेयर की, और इतने बेस पेयर्स होते हैं, तो इट कम्स अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। इसको स्टामा कर लीजिए, पीवाईक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आया है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी रहा है, क्योंकि एक जगह अराउंड 2 मीटर भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन माना यही गया था 2.2। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ये मैथमेटिकली सॉल्व है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने बता रखा है, ठीक है। A length that is far greater than the dimension of the typical nucleus, approximately 10 to the power minus 6 meter. How is such a long polymer packaged in a cell? अब तुम कैसे ध्यान लगा सकते हो कि एक डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो 2.2 मीटर्स का होता है, तो वो पैक कैसे होता होगा डीएनए के अंदर। थ्रेड, बहुत ही माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको खोलेंगे ना तो वो इतने बड़ा बैठेगा, वैसे तो वो कंप्रेस्ड रहता है एक जगह। If the length of the E. coli, अगर E. coli की लेंथ डीएनए की 1.36 मिलीमीटर है, तो इसके बेस पेयर को कैलकुलेट करके जरा एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। देखते हैं आप कितना पढ़ रहे हो, कितना समझा है आपने।
इन प्रोकैरियोट सच एज ई कोलाई, ई कोलाई एक प्रोकैरियोट है, इस बात का कभी शक मत करना। दो दे डोंट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि उनके पास में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती, तो डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, तो डीएनए दिखता भी नहीं है, राइट। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, ध्यान रखना डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स, अब वो जैसे वो तो नेगेटिवली चार्ज है, अब उसको कुछ पॉजिटिविटी चाहिएगी, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी स्टेबल करने के लिए, जीरो करने के लिए उसको कुछ पॉजिटिविटी चाहिए। अब उसको प्रोटीन्स चाहिए जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, और इन्हीं प्रोटीन्स को इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, और इसी रीजन को न्यूक्लियोइड बोला जाता है जहां पे वो उसके ऊपर होते हैं, और इसी को यही होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज लूप हेल्ड बाय द प्रोटीन्स, और यही प्रोटीन्स लार्ज लूप को पकड़ के रखते हैं। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, यूकैरियोट्स में ये ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, यहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन्स, अभी तो बताया हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids residue with the charged side chains. Histones are rich in the basic amino acid residues lysine and arginine. ध्यान रखना ये अमाइनो एसिड वो पूछता है, हमेशा पूछता है ये रेसिड्यूज, ऊपर वो रेसिड्यूज की बात करता है, नीचे उसने रेसिड्यू बोल दिए। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, एम्स में भी ले, जिपमर में भी ले, और एआईपीएमटी में भी, और नीट में भी। लाइसिन और आर्जिनिन ये दो रेसिड्यूज हैं, रेसिड्यूज अमाइनो एसिड्स के। बोथ अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिविटी में होंगे, पॉजिटिव चार्ज मतलब जो प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो डीएनए के अराउंड होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही तो, अमाइनो एसिड की चेन से ही तो प्रोटीन बनते हैं। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन्स जो होते हैं वो 8 मॉलिक्यूल्स की एक यूनिट बनाते हैं, और इसी वजह से इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है। ऑक्टामर यानी कि 8 मॉलिक्यूल। ओके, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो रैप्ड होता है, किससे रैप्ड होता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर से। पीछे वाले में पढ़ के आए हैं, ये आपका हिस्टोन H1 है और ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, और इसी के ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए रैप्ड होता है अराउंड ऑक्टामर, ठीक है। और वो कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम बनाएगा। कहां, ये रहा, ये कंप्लीट एक न्यूक्लियोसोम है, कंप्लीट एक न्यूक्लियोसोम है। A typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix. Nucleosomes constitute the repeating unit of a structure in nucleus called the chromatin. Thread-like stained bodies seen in nucleus. तो thread-like stained bodies होती हैं, thread-like stained bodies होती हैं, colored bodies होती हैं, जो chromatin होती हैं। chromatin क्या होती है, repeating unit होती है, thread-like stained bodies होती हैं, ठीक है। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स के कवर करके रखता है। ये पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी, आया भी है, पीवाईक्यू भी है। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्टिंग, देख ले ये बीड्स ऑन स्टिंग, बीड्स ऑन स्टिंग, स्टिंग मतलब रस्सी, एक धागा, उस धागे के ऊपर बीड्स जैसा ये दिखाई दे रहा है ना, छोटे 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 बीड्स, यही इसी की बात कर रहा है वो। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्टिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आपको एक पिक्चर दे दी गई है, ठीक है। थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स, कितनी बीड्स को आप इमेजिन करते हो कि मैमेलियन सेल में होती होंगी, मत करो, कमेंट बॉक्स में भी आंसर नहीं चाहिए, फालतू का टाइम बर्बाद है। The beads on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage of the cell division to form the chromosomes. समझ में आया? तो beads on string इस तरीके से वो chromatin fibers की तरह पैक्ड रहती हैं, chromatin fibers में,
जो फर्दर कॉइल्ड अप होके कंडेंस होके मेटाफेज स्टेज में, कहां पे कंडेंस होती है? मेटाफेज स्टेज में, वहीं पे ज्यादातर सारी चीजें कंडेंस होती हैं सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में, और वो क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती हैं। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कौन से होते हैं? एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको आप NHC प्रोटीन्स बोलते हैं। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। तो किसी टिपिकल न्यूक्लियस में कुछ तो लूजली पैक्ड होते हैं, है ना, क्रोमेटिन, एंड स्टेन्स लाइट, जो लाइट को स्टेन करते हैं, और उस उन्हीं को कहा जाता है यूक्रोमेटिन। लूजली पैक्ड वाले को यूक्रोमेटिन बोलते हैं, डेंसली पैक्ड वाले को हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और इसका स्टेन कैसा होता है? डार्क स्टेन होता है। डेंसली पैक्ड होगा, डार्क स्टेन होगा तो हेट्रोक्रोमेटिन, लूजली पैक्ड होगा, लाइट स्टेन होगा तो यूक्रोमेटिन। एंड यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि लूजली पैक्ड है तो एक्टिव होता है। एक्टिव यानी कि यहां पे एक्टिव का मतलब रिएक्टिव से है, एक्टिव होता है, वेयर एज हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। ओके, तो ये आपका यहां पे ये वाला लेक्चर खत्म होता है, लेक्चर नंबर 1। इसके बाद में आपको लेक्चर नंबर 2 में इसके आगे फर्दर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको RNA ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सभी चीजें उसमें कवर करी जाएंगी। उसके बाद आपका जेनेटिक कोड वगैरह भी आएगा, आपको वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अभी आपका पीक टाइम चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप सिर्फ पढ़िए, बाकी चीजें हम पे छोड़ दीजिए। एक एक लाइन का आपको मीनिंग समझाया जा रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।